हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस यानी विज्ञान, जिसमें हम लोग का डिस्कस प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन पर चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच क्या रिलेशन, इसके बारे में हम लोग का डिस्कस हो गया है। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ यानी यू वी तथा एफ में संबंध, वह भी अवतल दर्पण के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में यू वी एवं एफ में संबंध अवतल दर्पण के लिए डिराइव करेंगे। इसे हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से भी जानते हैं। जो रिलेशन इसका मिलता है हमें, यहाँ पर जो रिजल्ट मिलता है हमें फाइनली, वह 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर एफ जो हमारा है, यह फोकस दूरी होता है। एफ हमारा क्या होता है? फोकस दूरी। और v जो हमारा होता है, यह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है। u जो हमारा होता है, यह दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को यह u दर्शाता है। और v जो हमारा है, यह दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है। f जो हमारा है, यह दर्पण से फोकस की दूरी को दर्शाता है। और आपको मालूम है, दर्पण के ध्रुव से ही आप दूरी को मापते हैं, मेजर करते हैं। तो यह तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लेक्चर हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूव करेंगे, और इसे आप दर्पण सूत्र के नाम से भी जानेंगे। आपसे कहा जाए दर्पण सूत्र को प्रूव करिए अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए जिसके लिए कहा जाएगा, तो आप करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर हम लोग अवतल दर्पण के लिए जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है उत्तल दर्पण के लिए सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लीजिए। आइए देखते हैं। यह आपने एक अवतल दर्पण बना लिया। इसके सिरे को, एक सिरे को m1 नाम दे दीजिए, दूसरे सिरे को m2 नाम दे दीजिए। क्लियर है बात? यह हमारा पोल है, यानी कि ध्रुव है। और यहाँ कहीं आपका फोकस होगा, इधर कहीं आपका वक्रता केंद्र होगा। तो इस मुख्य अक्ष हमारा है, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, वस्तु। यह मान लीजिए मैंने यहाँ पर वस्तु रख दिया, इसका नाम दे दीजिए आप। यहाँ पर इसका नाम AB दे दिया गया वस्तु का। यह वस्तु आपकी रख दी गई है। मैंने यहाँ पर वक्रता केंद्र फोकस दूरी को पहले नहीं बनाया, आप किरण आरेख खींचेंगे उसी दौरान बना लेंगे, आपको बिल्कुल सुविधा रहेगी। तो यहाँ आप जानते हैं पहली प्रकाश किरण क्या होती है, किरण आरेख खींचने का नियम बताया गया है कि वो मुख्य अक्ष क्या होती है, समांतर चलती है। पहली प्रकाश किरण जो हमारी होती है, वह मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है, आपको बताया गया कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर चली जाती है। अब देखिए कितना आसान हो गया। आप पहले फोकस बनाते तो कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी किरण वही जाती है, आप किरण खींचना है आपने, अब किरण खींच लिया, फोकस जो है अब आप दर्शा दीजिए, तो बिल्कुल ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये हमारा हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण आपको बताया गया है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। और दूसरी जो हमारी है, वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, आपको बताया गया है कि उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह प्रकाश किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस क्या होती है, लौट जाती है। और जहाँ कटता है वहाँ पर हमारा इमेज बनता है। यहाँ पर हमारा इमेज बन गया, यानी कि प्रतिबिंब बन गया।
वस्तु जो हमारी रखी गई है वह ए बी है, तो बनने वाला प्रतिबिंब इसको हम दर्शा देंगे ए डैश बी डैश से। यह हो गया ए डैश बी डैश। अब देखिए यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। वस्तु आपकी यहाँ पर रखी गई है, फोकस यह हमारा है। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को आपको बताया गया, फोकस दूरी होती है, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं हम? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। इसके बाद आती है वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र और फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से शो करते हैं। यह जानकारी आपको दी गई है। यह हमारा हो गया आर, और यहाँ पर आपका इमेज बन रहा है, इसे वी से शो करेंगे। और जो वस्तु रखी गई है वस्तु की दूरी को आप यू से शो करेंगे। ध्यान दीजिए, फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी आपको बताया गया, फोकस दूरी होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी की जानकारी आपको दी गई है, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या हो गया, कैपिटल आर से आपने इसको शो कर दिया, इसको स्मॉल एफ से। और जहाँ वस्तु रखी जाएगी वस्तु की दूरी आपको अभी बताया गया कि यू आपका क्या दर्शाता है? वस्तु की दूरी दर्शाता है। यह वस्तु की दूरी हो गई। यहाँ आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी को आपको बताया गया वी से शो करेंगे, यहाँ वी से दर्शा दिए। अब देखिए यहाँ पर हमने फिगर बना लिया। इसमें हमारा क्या है? माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है तथा फोकस F है। एवं वक्रता केंद्र हमारा क्या है? C है, जिससे यहाँ पर मुख्य से वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर एक वस्तु जो हमारी है AB रखी गई है, जिसका बनने वाला प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है? C एवं F के बीच में बन रहा है। तो वस्तु हमारी AB रखी गई है, प्रतिबिंब जो हमारा है वह A डैश B डैश है। आपने सबको दर्शा दिया, सब दूरियों को दर्पण से दूरियां हैं यहाँ पर जो हमारा है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी सब आप दर्शा लिए। तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ से पहले आप एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रा कर दीजिए। यह पॉइंट को M मान लीजिए और इसे N मान लीजिए। क्लियर बात? तो देखिए अब यहाँ पर जो है यह जो एंगल हमारा है यह आपको राइट एंगल दिखाई दे, यानी समकोण दिखाई दे रहा है। और यह एंगल जो हमारा है यह भी हमारा समकोण है, और यह एंगल जो हमारा यह भी क्या है? समकोण है। तो यहाँ से अब जब आपने लंब डाल दिया तो यह भी एंगल हमारा समकोण है। तो यहाँ पर जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है वह एक त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है ABC, और एक त्रिभुज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है A डैश B डैश C, और इसके बाद A डैश B डैश F दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर M N F दिखाई दे रहा है। वहाँ जो आपने लंब ड्रा कर दिया तो एक त्रिभुज आपका वहाँ बन गया। तो यहाँ पर दो त्रिभुज को लेकर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। किसी भी फार्मूले को डिराइव करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य जो होता है हमारा वो फिगर होता है। फिगर आपने ड्रा कर लिया तो आप इजीली वहाँ से देखकर आराम से उसको जो है प्रूव कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। और यह एंगल आप दर्शा दीजिए, यह एंगल और यह एंगल। देखिए चित्र से आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C में त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C, ये दो त्रिभुज को लेकर हम चलते हैं। पहले हम जो है इस दोनों त्रिभुज को लेकर चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है हमारा है। यह जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है एंगल BAC, यानी एंगल BAC, कोण BAC किसकी इक्वल है? तो आप देख रहे हैं एंगल B डैश A डैश C के, एंगल B डैश A डैश C के। जो यहाँ पर बीच में लिखा जाएगा जो पॉइंट, वही आप देखेंगे जो कोण की बात की जाएगी, जिस कोण की बात की जाएगी वह बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ कोण A की बात की जा रही है तो ये हमारा कहाँ है? बीच में है। यहाँ A डैश की बात की जाए तो A डैश हमारा कहाँ है? बीच में है। आप हमेशा ध्यान देंगे जिस कोण की बात की जाएगी वह बीच में लिखा जाएगा। तो
तो आपने देखा यहाँ पर एंगल बी ए सी इक्वल है, किसके इक्वल है, तो एंगल बी डैश ए डैश सी के। क्यों इक्वल है, तो आप बताएंगे यहाँ पर यह दोनों क्या हमारा है, समकोण है। तो आप लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में प्रत्येक समकोण, प्रत्येक कोण हमारा क्या है, प्रत्येक समकोण है। नेक्स्ट देखते हैं, यह जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है सी पॉइंट और यह जो एंगल दोनों है, यह हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपको बताया गया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस प्रकार कोण बनता है यह कोण, यह जो कोण हमारा होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, अब सी की बात है, सी को बीच में लिख देंगे, यानी एंगल ए सी बी किसके इक्वल है, तो एंगल ए डैश सी बी डैश के। क्यों इक्वल है, यह क्यों इक्वल है, तो आप बताएंगे यहाँ पर यह शीर्षाभिमुख कोण है। यह कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह जो एंगल हमारा है, यह जो एंगल आपको बन रहा है और यह जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, यह भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो देखिए यह जो लाइन आपकी और यह लाइन एक दूसरे क्या दोनों समांतर है, और यह इसे तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा जो है काट रही है। आपको बताया गया जैसे इस प्रकार, देखिए यह जो हमारा है इस प्रकार का रूप ले रहा है, ऐसा यह एंगल यहाँ बन रहा है और यह एंगल यहाँ बन रहा है। यह एकांतर कोण हो गया। कौन सा कोण हो, जैसे दो समांतर रेखाएं हमारी हैं, इसको तिर्यक रेखा काटती है, तो यह जो एंगल बनता है हमारा, यह क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यह जो एंगल हमारा बनेगा और यह एंगल, यह इंटीरियर एंगल होता है, एकांतर कोण होता है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आपको इस प्रकार सीधा वे में दिखा दे रहे हैं, यह सिंपली यह जो एंगल हमारा देख रहे हैं आप, यह एंगल और यह जो एंगल हमारा यह एंगल, यह दो समांतर रेखाएं हैं। इसी समांतर रेखा इस प्रकार दिखा दिया गया ऐसे, और जब इसे तिर्यक रेखा काटेगी तो यह जो एंगल बनेगा आपका, यह इंटीरियर एंगल होता है, एकांतर कोण होता है, जो कि आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो एंगल हमारा बी डैश और यहाँ पर जो बी है, यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ बी है, यहाँ हमारा बी डैश है, इसको ऐसे बढ़ा दें, यह तिर्यक रेखा से क्या कर रही है, काट रही है। यह पॉइंट आपको इस प्रकार भी दर्शा दिए इसी पॉइंट को, तो यह भी एंगल हमारा बराबर हो गया। अब तो देखिए यहाँ पर आप लिख लेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये तीनों कोण जो है, इस तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी ऑल एंगल, इस त्रिभुज के सभी एंगल, तीनों एंगल, इस त्रिभुज के तीनों एंगल क्या इक्वल है। यदि दो ही एंगल इक्वल हम दर्शा देते तब भी ये दोनों त्रिभुज आपस में जो हमारे हैं ये समरूप हो जाते। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, अब समरूप हो गए। अतः यहाँ से आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी जो हमारा है यह समरूप है। समरूप का सिंबल हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। त्रिभुज ए बी सी समरूप किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। एंगल 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 आप दर्शा सकते हैं इस प्रकार। और ध्यान देंगे आप, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं जो होती है वह अनुपातित होती है। अनुपातित मतलब अपान बटे में होती है। तो यह जो संगत भुजा इसकी ए बी है, इसके संगत भुजा कौन सी हमारी ए डैश बी डैश है। यह जो हमारी भुजा ए सी है, इसके संगत भुजा हमारा ए डैश सी है। तो ये आपस में क्या होंगे, अनुपात में होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश। ध्यान से देखते जाइए आप केवल। इसके बाद इसके इक्वल क्या मिलेगा हमें, यह ए सी हमारा है, ए सी संगत भुजा ए डैश सी, ए सी अपान ए डैश सी। इसे हम बना रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यह बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए आगे प्रक्रिया में ये सब पॉइंट आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ इसी प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार के यहाँ क्या तात्पर्य है, इसी प्रकार का लिखने का क्या आशय है हमारा।
ये 3 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, जो कोण दिखाया गया यहाँ पर है, वही बिल्कुल सेम आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यह एंगल 90 डिग्री और यह एंगल 90 डिग्री, यानी एन और ए डैश क्या है, समकोण है। और यह जो एंगल हमारा है, इस एंगल की शीर्षाभिमुख कोण है, यह भी आपस में बराबर है। और यह जो हमारा हो जाएगा, यह एंगल और यह एंगल एकांतर कोण जाएगा, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः त्रिभुज यम एन एफ किसके समरूप होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के समरूप होगा। त्रिभुज यम एन एफ समरूप होगा किसके, ए डैश बी डैश एफ के। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज हमारा कौन सा है, यम एन एफ समरूप है किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। जब यह समरूप है तो आपको पता है भुजाएं क्या होगी, उसकी संगत भुजाएं जो होगी वह अनुपात में होंगी। तो यम एन अपान क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और एफ एन अपान ए डैश एफ मिल जाएगा। हमें लिख लेते हैं, यम एन अपान ए डैश बी डैश के इज इक्वल टू एफ एन अपान क्या है, ए डैश एफ एन अपान ए डैश एफ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फिगर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको बताया गया है कि यह जो प्रकाश किरण चल रही है मुख्य अक्ष क्या और इस समांतर चल रही है, यानी इनके बीच का अंतर सभी जगह क्या समान है। जो यहाँ दूरी है वही दूरी यहाँ भी, वही दूरी यहाँ भी, वही दूरी जो यम एन लंब डाला गया है वही सेम दूरी, यानी ए बी किसकी इक्वल है, यम एन की। यम एन जो हमारा है वो ए बी की इक्वल है, क्योंकि प्रकाश किरण क्या चल रही है, समांतर चल रही है। तो आप लिख सकते हैं फिगर से, चित्र से आप क्या दिखाई दे रहा है, चित्र से आपको दिखाई दे रहा है कि यम एन इज इक्वल टू ए बी। रख दीजिए वैल्यू, यहाँ वैल्यू रख देंगे क्या मिल जाएगा हमें, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा एफ एन अपान ए डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया। आप अब यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यह जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3, इस पर थोड़ा फोकस करिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हमारा जो है इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या दिखाई दे रहा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ए सी अपान ए डैश सी इक्वल हो गया एफ एन अपान ए डैश एफ के। क्लियर बात, ये पॉइंट आप क्लियर हो गई, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या था, इक्वल था, तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वल कर लिया। ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, यदि ये जो हमारा दर्पण है, ये जो हमारा दर्पण है, इसका द्वारक वह एपर्चर जो इसका है वह छोटा हो, यानी ये दर्पण का द्वारक छोटा हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया, जब ई एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 वहाँ पर प्रूव कराया था, तो दर्पण द्वारक क्या किया था, छोटा किया था, तो वहाँ पर जो दूरी थी वह क्या हो जा रही थी, बहुत ही निकट हो जा रही थी, यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के करीब चला जा रहा था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो एपर्चर हमारा यह द्वारक है, ये जब छोटा सा होगा इस प्रकार, छोटे द्वारक के लिए क्या हो जाएगा, यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोल है, यह आपकी वस्तु रखी गई है, यहाँ से मान लीजिए चल रही है, ये जो लंब डाला जाएगा, लंब, ये जो एम एन लंब डाला गया क्या होगा, इसके बहुत ही करीब होगा, यानी ये एन पॉइंट जो है, इस पी पॉइंट क्या होगा, बहुत ही करीब, उसके निकट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एफ एन के स्थान क्या लिख सकते हैं, एफ पी लिख सकते हैं। कब, जब हमारे दर्पण का द्वारक छोटा हो। तो सिंपली आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, दर्पण का द्वारक क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो हमारा एन बिंदु है वह किसके पास चला जाएगा, पी के पास। यानी यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, तब आप क्या लिख सकते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू एफ पी। अभी मैंने आपको छोटे द्वारक का दर्पण लेके बताया,
तो ये एफ एन इज इक्वल क्या लिख सकते हो यहाँ पर, तो ये एफ एन इज इक्वल आप लिख सकते हैं एफ पी। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 4 से हमें क्या मिल जाएगा, ए सी अपान ए डैश सी, ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन के स्थान पर एफ पी कर दीजिए, बाकी चीज़ें जो करते हैं हम लिख दीजिए। तो यहाँ से मिल जाएगा एफ पी अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ, यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर लगभग बातें आपकी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है, यहाँ जो ए सी है, ए डैश सी है, एफ पी है, ए डैश एफ है, इस सब की डिस्टेंस को थोड़ा सा अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ए सी, किसकी दूरी चाहिए हमें, ए सी की। ए सी डिस्टेंस नहीं मालूम है, क्या करना होगा, यह पॉइंट हमारा क्या ए है और यह पॉइंट हमारा क्या है, पी है। ध्यान से देखते रहिए, यह पॉइंट क्या हमारा सी है। तो हमें क्या चाहिए, ए सी चाहिए, ए सी चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस से, टोटल डिस्टेंस हम इस डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या करें, निकाल दें, तो हमें ए सी मिलेगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं पी ए, टोटल क्या हमारा पी ए है, पी ए से माइनस कर दीजिए किसको, पी सी को, पी ए माइनस पी सी, तो क्या मिलेगा हमें, ए सी मिल जाएगा। बोलिए, पी ए से पी सी आप निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए सी मिल जाएगा। लिख लीजिए, यहाँ से क्या मिल गया आपको, पी ए माइनस पी सी अपान ए डैश सी चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, ए डैश सी चाहिए, तो यानी यह पॉइंट अब आप सी बना दीजिए और यह पॉइंट आपका पी है ही, यह पॉइंट क्या है, ए डैश है। आपको ए डैश सी चाहिए, क्या चाहिए, ए डैश सी। तो आप देख रहे हैं ए डैश सी, ए डैश सी डिस्टेंस नहीं मालूम है, टोटल आपको मालूम है, तो टोटल से इतना निकाल दीजिए। यानी टोटल से कहने का मतलब है, टोटल हमारा क्या पी सी है, तो पी सी से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, पी ए डैश को। पी सी से आप पी ए डैश को माइनस कर दीजिए, तो आप क्या बचेगा, ए डैश सी बच जाएगा। तो पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल क्या मिल गया हमें, ए डैश सी। यह बात हो गई, रख दीजिए। तो आपको मिल गया पी सी माइनस पी ए डैश, किसके स्थान पर, ए डैश सी के स्थान पर, ए डैश सी के स्थान पर। आगे देखिए, एफ पी यानी पी एफ, जो कहते हो ए डैश एफ। अब किसकी दूरी की बात की जा रही है यहाँ पर, ए डैश एफ की। ए डैश एफ आपको दिखाई दे रहा है, तो ए डैश एफ की जानकारी नहीं है, लेकिन पी से ए डैश तक की जानकारी है, क्या है, वी हमारा। तो पी एफ निकाल दें यदि, तो हमारा क्या बचेगा, ए डैश एफ बचेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारा क्या है, एफ है, और यहाँ हमारा क्या है, ए डैश है। तो अब आप क्या चाहिए, ए डैश एफ चाहिए, क्या चाहिए, ए डैश एफ। यह पॉइंट आपकी ए डैश हो गई और यह पॉइंट आपकी एफ हो गई। तो ए डैश एफ के लिए आप क्या करेंगे, ए डैश के एफ के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ से पी ए डैश, टोटल डिस्टेंस पी ए डैश माइनस पी एफ, यहाँ तक की दूरी आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए यह दूरी। तो आपको मिल जाएगा पी ए डैश माइनस पी एफ। यहाँ से लिख दीजिए पी ए डैश माइनस पी एफ। बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आप क्या बताया गया, आप यहाँ से आसानी से ए सी, ए डैश सी, ए डैश एफ सब वैल्यू नोट कर लिए ईजिली। अब देखिए आपका पी ए की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पी ए की वैल्यू क्या है, पी से ए तक की वैल्यू यू है, रख दीजिए यू। और एक बात और आप ध्यान देंगे, साइन कन्वेंशन रूल आपको बताया गया है, चिन्ह परिपाटी के नियम, जिसमें आपको बताया गया कि दर्पण की जो बाईं तरफ की डिस्टेंस होती है, यानी जो आपतित किरण हमारी है उसकी विपरीत जो दूरी नापी जाती है वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। तो आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही लेंगे यहाँ पर। तो पी ए की वैल्यू माइनस यू, इसके बाद पी सी की वैल्यू आप देख रहे हैं, पी ए की वैल्यू क्या है, यू है, तो माइनस यू ले लिए। पी सी वैल्यू क्या है, आर है, तो माइनस आर रखिए, ये हो गया। होल अपान पी सी, पुनः वही बात, माइनस आर माइनस पी ए डैश क्या वैल्यू है, पी ए डैश की वैल्यू वी है, तो माइनस वी। पी एफ की वैल्यू एफ है, पी ए की वैल्यू क्या हमारा है, एफ है, रख दीजिए माइनस एफ, स्मॉल एफ। पी ए डैश क्या वैल्यू है, वी है, रख दीजिए माइनस वी, माइनस जब कहते हो पी एफ यानी स्मॉल एफ, यहाँ माइनस एफ मिल गया हमें। क्लियर बात यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, जो एफ इज इक्वल आपको बताया गया आर बाई टू, यानी आर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर के स्थान लिख सकते हैं 2
एफ। बोलिए, जब एफ इज इक्वल टू आर बाई टू है तो आर के स्थान हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल हम लिख सकते हैं, या टू यहाँ डिवाइड फॉर्म इधर आएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म हो जाएगा। रख दीजिए सब वैल्यू, माइनस यू और माइनस माइनस प्लस 2f होल अपान माइनस आर की वैल्यू 2f रख दीजिए। ये हो गया माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा हमें यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस एफ होल अपान माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ से आप क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यू वी, इसके बाद पुनः इसका करेंगे इसमें तो माइनस 2v एफ, अब एफ करिए इसमें तो माइनस यू एफ, पुनः एफ का इसमें करिए प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर मिल जाएगा, पुनः माइनस एफ का भी में करेंगे तो माइनस vf मिल गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 2f स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी है, 2f स्क्वायर राइट हैंड साइड में, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, यू वी माइनस यू एफ, इस 2vf को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ, जब कहते हैं या माइनस 2vf उस तरफ जाएगा तो आपको मिल जाएगा प्लस 2vf, और 2vf से 1vf चला जाएगा तो क्या बचेगा, vf मिल जाएगा, और इधर हमारा यू वी माइनस यू एफ है। क्लियर बात। अब इस माइनस यू एफ को उधर भेज देते हैं तो आप क्या मिल जाएगा, यू वी इज इक्वल टू, यहाँ से आपको मिलेगा यू एफ माइनस में प्लस में जाएगा और प्लस वी एफ। अब दोनों पक्षों में डिवाइड बोथ साइड यू वी एफ। क्लियर बात। अब यहाँ पर आप क्या करना है, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई यू वी एफ। किसी डिवाइड करेंगे, यू वी एफ से, दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, देखिए दोनों पक्षों में जब आप यू वी एफ से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यू वी अपान यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपान यू वी एफ प्लस वी एफ अपान यू वी एफ। यह पॉइंट मिल गई आपको। यू वी से यू वी कैंसिल आउट, और यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट, और वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट। तो बचा क्या, तो सही आपको मिला यहाँ पर 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू मिल गया। यही आपका दर्पण सूत्र है। यह आपका अवतल दर्पण के लिए प्रूफ हो गया। कॉनकेव मिरर के लिए 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला डिराइव करने के लिए भी पूछता है, दर्पण का सूत्र लिखिए ऐसे ही पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट में, और आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, डेरिवेशन की दृष्टि से भी, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी। तो आपने यहाँ पर 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू, फाइनली आपको यह रिजल्ट मिल गया। एक बार मैं पुनः फोकस कर देता हूँ इस पर, यहाँ पर हमने क्या क्या किया। तो फिगर आपको क्लियर है। यहाँ से मैंने त्रिभुज ए बी सी को उठाया, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। तो आपने देखा एंगल ए जो है ए डैश क्या इक्वल है, यानी एंगल बी ए सी इक्वल किसके, एंगल बी डैश ए डैश सी के प्रत्येक समकोण। क्यों इक्वल था आप बताए, यहाँ पर प्रत्येक समकोण है। एंगल ए सी बी इक्वल किसके, ए डैश सी बी डैश के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल ए डैश बी डैश के एकांतर कोण है, यह कोण इसके क्या है, एकांतर है, एकांतर कोण आपस में। अतः यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। आपने यहाँ पर लिख दिया एंगल एंगल एंगल। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, उनके संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, अनुपातित होती हैं। तो यह ए बी अपान ए डैश बी डैश हो गया, ए बी अपान ए डैश बी डैश, और ए सी अपान ए डैश सी। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार हमने उस त्रिभुज में देख लिया, त्रिभुज एम एन एफ क्या है, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश, वही सेम प्रक्रिया उधर भी थी।
तो आपने सीधा लिख दिया किसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ समरूप किसके त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। यहाँ से आपको मिल गया एम एन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर फिगर से आपको दिखाई दे रहा है कि एम एन किसकी इक्वल ए बी की, क्योंकि ये समांतर रेखा जा रही है और समांतर तो सभी जगह इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सभी जगह उनके बीच का अंतर जो है वह समान है। यह मिल गया आपको। तो ए बी लिख दिए, एम एन का स्थान क्या है ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ जो कहते हैं लिख दिए। यह हमारा इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड यानी समीकरण 1 व 3 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो राइट हैंड साइड क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। यहाँ से आपको मिल गया ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ। यदि दर्पण का द्वारा छोटा हो, यदि दर्पण द्वारा क्या हो छोटा हो तो एफ एन इज इक्वल लिख देंगे एफ पी यानी एन जो इसके करीब हो जाएगा तो एफ एन इज इक्वल क्या देंगे एफ पी लिख देंगे। तो ए सी अपान ए डैश सी इज इक्वल टू क्या मिल गया एफ पी अपान ए डैश एफ। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। अब यहाँ पर ए सी का स्थान क्या दिया गया पी ए माइनस पी सी। ए सी के स्थान पर पी ए से पी सी निकाल दिया गया, पी ए माइनस पी सी हो गया। और ए डैश सी के स्थान पर पी सी से पी ए डैश निकाल दिया गया, यह मिल गया हमें पी एफ जो कहते हैं। इसके बाद ए डैश एफ की बात की जा रही है तो ए पी ए डैश से पी एफ क्या किया गया, निकाल दिया गया, यह मिल गया हमें। अब इसके बाद सब वैल्यू पुटअप कर दी गई। इसके बाद सिंप्लीफाई करके या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आपको यह फार्मूला बता दिया गया। और जो भी यहाँ से दूरियाँ रखी गई यहाँ पर वह नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि आपको चिन्ह परिपाटी के नियम इसकी जानकारी दी गई। आपको बताया गया है कि जो आपतित प्रकाश जो हमारी है उसकी दिशा में यदि आप मेजर करेंगे तो धनात्मक चिन्ह के साथ, उसके विपरीत दिशा में मेजर करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यह सिंपली वे में कहा गया दर्पण की बाईं तरफ की दूरियाँ, दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की दूरियाँ जो नापी जाएंगी वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसे आप नोट कर लीजिए। मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ।